ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। आज हम उसी लघु सिद्धांत कौमुदी को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूर्व कक्षा में वृद्धि संधि के ऊपर विचार किया गया था। आज पुनः हम उससे आगे बतलाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगला सूत्र है उपसर्गाः क्रियायोगे। कहते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्गाः क्रियायोगे यानी प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। यानी प्रादियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो जाती है। यानी प्र आदि जो हैं उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। कब? क्रिया का योग हो तब। यदि क्रिया का योग उनका हो तब प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है, तब उसको हम उपसर्ग कहते हैं। व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, नि, स्नेर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 प्रादि हैं। इन प्रादियों को उपसर्ग हम कब कहते हैं? जब इनका क्रिया के साथ योग हो, अर्थात क्रिया के साथ जब ये लोग हों तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसा समझना चाहिए। क्रिया का मतलब यहाँ धातु से है। धातु। अब कहते हैं धातु किसे कहते हैं? तो कहते हैं भुवादयो धातवः क्रियावाचिनो भुवादयो धातु संज्ञा स्युः। क्रियावाचक जो भू आदि उसकी धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचक जो भू आदि उसे धातु कहते हैं। क्रियावाचक कहने का क्या? तो कहने का मतलब कि भू का मतलब तो भूमि भी होता है। तो भूमि अर्थ का वाचक जो भू है उसको क्या हम धातु कहेंगे? कहें नहीं। क्रिया का वाचक जो है भू आदि, भू सत्तायाम, भू आदि उसकी धातु संज्ञा। आदि कहने का मतलब सबसे पहले धातुओं का पाठ करने लगे तो भू का ही पाठ किए हैं, इसलिए भू आदि कहते हैं। तो क्रियावाचक जो भू आदि है उसकी धातु संज्ञा होती है। यहाँ समझना चाहिए कि क्रियावाचिनो भू आदि अर्थात बा जो है कहने का मतलब क्रिया का वाचक है। यानी वासदृशाः भू प्रवृत्तयः धातु संज्ञकाः भवन्ति। यानी क्रियावाचक जो भू आदि वे धातु कहलाते हैं। ऐसा हो गया। तो चलिए हम लोग जान गए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो प्र आदि, प्रा जो प्रादि हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है जब उनका योग धातुओं के साथ हो। और धातु किसे कहते हैं? जो क्रिया के वाचक जो भू, पठ, गम इत्यादि जो हैं उसे धातु कहते हैं। अब चलिए अगला सूत्र बतलाते हुए कहते हैं उपसर्गाः धृति धातौ। उपसर्गाः धृति धातौ कहते हैं अवर्णान्ताद् उपसर्गात् ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेखादेशः स्यात्। अभी वृद्धि का प्रसंग चल रहा है। इसमें अपवाद स्वरूप ये कहते हैं कि अवर्णान्तात् उपसर्गात् यानी कैसा उपसर्ग? तो जिस उपसर्ग के अंत में अवर्ण हो उसे अवर्णांत उपसर्ग कहते हैं। तो अवर्णांत उपसर्ग से ऋकारादि धातु, धातु भी हो तो कैसा? तो ऋकारादि, जिस धातु के आदि में री वर्ण हो।
तो ऋकार आदि धातु कहलाएगा। तो ऐसा यदि योग हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण न हो, वहां पर क्या हो जाए, वृद्धि एकादेश होता है। जैसे उदाहरण देते हैं प्रार्छति, प्रजोर रिच्छति। अब देखिए प्रजोर रिच्छति है, अवर्णांत उपसर्ग, प्र अवर्णांत है, प्र के अंत में अ है इसलिए अवर्णांत हुआ। और यह उपसर्ग कैसे है, तो रिच्छति धातु है, धातु का योग है इसलिए यह उपसर्ग हो गया। तो अवर्णांत उपसर्ग है। ऋकार आदि धातु, रिच्छति धातु है, इसके आगे में री है इसलिए ऋकार आदि धातु हो गया। तो अवर्णांत उपसर्ग और उसके बाद ऋकार आदि धातु दोनों मिल गया। तो अवर्णांत उपसर्ग से परे ऋकार आदि धातु हो तब क्या हो जाए, दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाए। तब प्र घटक अकार और इच्छति घटक ऋकार दोनों के स्थान में गुण अब नहीं होगा, दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगा। अवृद्धि जब होगा तो क्या होगा, दोनों के स्थान में वृद्धि आर हो जाएगा, क्योंकि तुरंत पहुंच जाएगा उरन रपर सूत्र कि री के स्थान में होने वाला जो अन वो रपर के साथ प्रवृत्त होता है। तो आप रिक्षति के री के स्थान में करने जा रहे हैं, माना कि अ के स्थान में भी करने जा रहे हैं, लेकिन री तो है ही, री के स्थान में करने जा रहे हैं। तो वह आ रपर के साथ यानी र पर में लेकर ही आएगा, अर्थात वह आ नहीं आर बन के आएगा। अब आर जब बन करके आएगा तो प्र आर छति बन गया। अब प्र जाके आ से मिलेगा और र कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, कहते हैं जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। एक लौकिक न्याय का दृष्टांत देते हुए आचार्य कहते हैं कि जिस तरह से लौका जो है कदुआ जब सूख जाता है तो वह पानी में डूबता नहीं है, पानी में डुबा दीजिए फिर वह फुट से ऊपर आ जाता है, छल जाता है, बार बार उसको डालेंगे बार बार ऊपर हो जाएगा। तो जिस तरह से जल में तुम्बा, जल तुम्बिका न्याय, जल में तुम्बा नीचे नहीं डूबता है ऊपर चला आता है, वैसे ही व्यंजनों के बीच में व्यंजन रूप जो जल है उसके बीच में रेफ रूपी तुम्बा नीचे नहीं डूबता है ऊपर चला जाता है, और जल उसमें स्वर रूप जल घुस जाता है तब वो नीचे रहेगा। र में अ मिल जाए तो र हो जाएगा, र में आ मिल जाएगा तो रा हो जाएगा। लेकिन प्रार्छति के जो आर के बाद र तो है निक्षति, और र मिलेगा कहाँ स्वर में, तो क्या चला गया छति के ऊपर, ऊपर रेफ में चला जाता है, रेफ बन करके ऊपर चल जाता है। तो क्या रेफस्य त्रिधा गति, रेफ यानी र का यानी तीन यानी स्थान है, क्या है, आप प्र लिखते हैं तो प में र लगा हुआ है, राम लिखते हैं तो र कैसे लिखते हैं, और यहाँ प्रार्छति लिखे तो र कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो रेफस्य त्रिधा गति, रेप की तीन गति होती है। इस तरह से रेप के संबंध में बतलाते हैं प्रार्छति, यहाँ पर गुण न होकर के वृद्धि का आदेश हुआ। आगे सूत्र बतलाते हुए कहते हैं एंगी पररूपम आदुपसर्गादेंगादौ धातु परे पररूपम एकादीश स्यात्। आदुपसर्गा यानी अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु परे में हो तो पररूप में एकादेश होता है, पररूप एकादेश। अवर्णांत उपसर्ग यहाँ भी ऐसा उपसर्ग जो अवर्णांत हो, जिसके अंत में अवर्ण हो, उस उपसर्ग से परे में यदि एंगादि धातु अर्थात एंगादि क्या, एंग प्रत्याहार में आने वाला वर्ण आदि में हो। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ, तो चाहे ए आदि में हो या ओ आदि में हो तो एंगादि धातु कहलाएगा। तो एंगादि धातु परे में हो तो पररूप एकादेश होता है। ताकि उदाहरण
उदाहरण देते हुए कहते हैं प्र जोर एजते। देखिए प्र है, यह उपसर्ग है, इसलिए कि एजते यह क्रिया का योग है, धातु का योग है, और अवर्ण है ही, तो अवर्णांत उपसर्ग हो गया। और उससे परे धातु एजादि, एंगादि, एजादि नहीं एंगादि, तो एंगादि धातु एंग प्रत्याहार में एक का पाठ आता है, धातु है ही एजते। तो एंगादि धातु परे में हो तो दोनों के स्थान में क्या हो जाता है, तो पर रूप एक आदेश होता है। तो अ और ए दोनों के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाता है, तब बन जाता है प्रेजते। और नहीं तो क्या होता, प्र घटककार और एजते घटकेकार, दोनों के स्थान में वृद्धि रेची, सूत्र से अ से अवर्ण से एच परे में था, पूर्व पर के स्थान में वृद्धि होकर के प्रयजते बन जाता, प्रयजते। वह प्रयजते नहीं हुआ, पररूप होने से प्रेजते हो गया। उसी तरह से उपोसति, उपजोर ओसति, उपजोर ओसति, अवर्णांत उपसर्ग कौन हुआ, उप का प का अ है, तो अवर्ण है प में, तो इसलिए अवर्णांत उपसर्ग हो गया। उससे एंगादि धातु परे में ओसति है, इसलिए कि ओसति का ओ जो है एंग प्रत्याहार में आता है, एंग प्रत्याहार में एऊंग, ए ओ दो वर्ण आता है, तो यहाँ ओ एंग प्रत्याहार का है, इसलिए एंगादि धातु ओसति हो गया। इसलिए एंगी पर रूपम, इस सूत्र के द्वारा पररूप एक आदेश होता है, अर्थात प का अ और ओसति का ओ दोनों मिलकर के पर रूप, यानी पर में जो रूप है ओ वही बन जाता है। पूर्व वाला अगर बन जाता था अ बन जाता, अ और ओ दोनों में अगर पूर्व रूप हो जाए तो अ बन जाए, प्रसति हो जाएगा। अब पर रूप हो गया तब प्रोस क्या बन गया, उपोसति बन गया। यानी प्रसति भी हो सकता है, प्र जोर ओसति कहेंगे तब प्रसति, यहाँ क्या है प्रोसति हो सकता है, अगर पूर्व रूप हो जाता तब प्रसति हो जाता। तो अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदि धातु परे में हो तब क्या होता है, पररूप एक आदेश होता है, ऐसा समझना चाहिए। यही है पररूप संधि, जिसको हिंदी आदि में कम प्रयोग होता है लेकिन संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है। तो पररूप संधि, तो पररूप संधि हम लोग आप समझे ये सूत्र से एंगी पररूपम से। आगे के पाठ में हम लोग पुरुरूप संधि समझेंगे कि पुरुरूप क्या होता है, पररूप होता है तो पुरुरूप होता है, ऐसा भी है। लेकिन हम लोग देखते कि यहाँ पररूप संधि पढ़ रहे हैं कि पररूप पर रूप हो जाता है, पर में जो रूप है वही होगा, पूर्व वाला नहीं होगा। तो एंगी पररूपम, इस तरह से आज की कक्षा समाप्त होते, पुनः अगली कक्षा में हम लोग उपस्थित होंगे। ओ